India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को भेजा नोटिस। दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली बार काउंसिल को किया नोटिस जारी। कोर्ट ने कहा सुरक्षा सख्त करना जरूरी, वकीलों पर भी हो सकते हैं हमले। इस्तीफा एक बार मंजूर हो जाए तो कर्मचारी रिलीव करने में देरी का हवाला देकर उसे वापस नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को मुकुल रॉय के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर 7 अक्टूबर तक फैसला करने का दिया निर्देश। कहा योग्यता यानी कि अयोग्यता याचिका 3 महीने से अध्यक्ष के समक्ष है लंबित। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ हत्या और अपराधों के मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की तरफ से पैरवी करने वाले वकील कपिल सिब्बल की सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि हम दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को स्वीकार किया जिसमें चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस ने कहा कि राज्य ने जनहित याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने का मामला बनता है। पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच के लिए गठित समिति के पास जांच करने की कोई शक्ति नहीं थी। बिना जांच पड़ताल के आप तथ्य कैसे जुटाते हैं? सिब्बल ने कहा कि एनएचआरसी की कमेटी में 6 सदस्य थे। उसमें कुछ ऐसे सदस्य थे जो खुले तौर पर सत्ताधारी दल से संबंधित थे। एनएचआरसी 3 सदस्यों पर सवाल उठाता है। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि एक फैसले में ये माना गया था कि अगर समिति का एक व्यक्ति पक्षपाती है तो समिति नहीं रह जाती। यहाँ तो 3 सदस्य सवालों के घेरे में हैं। समिति का एक सदस्य भाजपा से संबंध रखता था जबकि एक आईबी के पूर्व प्रमुख थे और एक कानूनी सेवा प्राधिकरण सदस्यों में से एक थे। सिब्बल ने कोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि मुद्दा ये है कि राज्य को फटकार लगाई जाती है और राज्य को कोई जानकारी नहीं दी जाती। इस घटना पर हजारों मामले दर्ज किए गए हैं। उन पर जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया था। सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत क्या हाई कोर्ट बड़े पैमाने पर मामलों के हस्तांतरण का आदेश दे सकती है? यहाँ सामूहिक हस्तांतरण की कोई अवधारणा नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया था।
बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुई हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वास्तविक मतदाताओं और संबंधित उच्च न्यायालय या न्यायालय में नियमित रूप से अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा चुना जाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि बाहरी लोग जो उस अदालत में नियमित रूप से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उन्हें बार एसोसिएशन के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देकर सिस्टम को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 24 अगस्त और 27 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने और अवध बार एसोसिएशन के नए सिरे से चुनाव कराने के दौरान कुछ प्रतिबंध लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणी भी की है। आपको बता दें कि व्यापक हंगामे और दुर्व्यवहार के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने अवध बार एसोसिएशन के चुनावों के बीच हंगामे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 24 अगस्त को ये अनिवार्य कर दिया था कि अवध बार एसोसिएशन के किसी सदस्य के लिए 2021 के चुनाव में या तो चुनाव लड़ने या अपना वोट डालने का उद्देश्य से भाग लेने के लिए अन्य शर्तों के साथ उच्च न्यायालय लखनऊ का नियमित प्रैक्टिशनर होना अनिवार्य है। इसने एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि नियमित प्रैक्टिशनर किसे कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों के बीच कोई अंतर नहीं है और सरकार से सहायता प्राप्त करने का उनका अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए कहा कि सहायता प्राप्त करने वाली संस्था लगाई गई शर्तों से बाध्य है और इसीलिए उनसे इनका अनुपालन करने की उम्मीद है और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत तैयार किया गया विनियमन 101 असंवैधानिक है। अदालत ने कहा कि किसी संस्था को ये कहने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है कि सहायता अनुदान अपनी शर्तों पर होना चाहिए। दरअसल विनियम 101 के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का मामला ये था कि एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से अकेले 4 श्रेणी के कर्मचारियों की स्वीकृत पद को भरना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है। अदालत ने कहा है कि विनियमन 101 में संशोधन अधीनस्थ कानून के रूप में एक नीतिगत फैसला है। तो कर्मचारियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए तमाम तरह की बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों के बीच कोई अंतर नहीं है और सरकार से सहायता प्राप्त करने का उनको मौलिक अधिकार है। शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम जी, सरकार से सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है, अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों में अंतर नहीं है, ये टिप्पणी कोर्ट ने आखिर क्यों की है, क्या वजह इसके पीछे है, विस्तार से बताएं। देखिए, बताना चाहता हूँ न्यायाधीश मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति देते हुए ये टिप्पणियां की कि जब सहायता प्राप्त संस्थानों की बात आती है तो अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अपने स्वयं की प्रतिबंधों के उचित होने के अधीन है। किसी संरक्षण को एक गैर अल्प संस्थान से बेहतर अधिकार में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर कानून काफी हद तक तय हो गया है और इसलिए किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। वही आगे वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहायता प्रदान करने का निर्णय नीति के माध्यम से होता है। इस पर कहा कि सहायता प्रदान करने का निर्णय नीति के रूप में होता है। ऐसा करते समय सरकार न केवल संस्थानों के हित बल्कि इस तरह के अभ्यास को रोक करने की क्षमता के बारे में चिंतित होती है। कई कारक है जिन पर सरकार से ऐसा निर्णय लेने से क्या करने की अपेक्षा की है।
राय और कमियां एवं कारक है जिन्हें सहायता के लिए कोई भी निर्णय लेने में प्रासंगिक माना जाता है, जिसमें सहायता प्रदान करने का निर्णय और सहायता के वितरण के तरीके दोनों शामिल है। वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब एक बार हम मानते हैं कि सहायता प्रदान करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसे न्याय लागू करने में दिए गए निर्णय को चुनौती केवल प्रतिबंधित आधार पर होगी। ऐसे मामलों में भी जहां सहायता वापस देने की नीतिगत निर्णय किया जाता है, कोई संस्था इस पर अधिकार के मामले में सवाल नहीं उठा सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तफसील से इस विषय के बारे में बताने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को महज ड्यूटी से मुक्त करने में देरी उसके इस्तीफे की स्वीकृति को प्रभावित नहीं करती है। कोर्ट ने कर्मचारी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह ड्यूटी से रिलीव होने में देरी का हवाला देते हुए इस्तीफा वापस लेने का हकदार था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने मेसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स एवं अन्य बनाम श्रीकांत आर्य मामले में कहा है कि एक बार इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और यहां तक कि उसका विरोध भी नहीं किया गया तो प्रतिवादी को इस्तीफे की स्वीकृति के बाद इस्तीफा देने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था। ये केवल प्रशासनिक कारणों से कट ऑफ तिथि का स्थगन था, जिसके कारण प्रतिवादी को केवल रिलीव करने में देरी हुई, न कि इस्तीफे की स्वीकृति को स्थगित किया गया। फैसला सुनाते हुए एकल न्यायाधीशों ने पाया कि यह स्पष्ट नहीं था कि किसी भी समय पीड़ित ने MVRS के तहत बिना शर्त इस्तीफे की पेशकश की थी। एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि आर्य का इस्तीफा भी बकाया के भुगतान पर शर्त था, जिसमें भविष्य निधि बकाया शामिल थी और ऐसे में जिसे पहले साफ किया जाना चाहिए और उसे भुगतान किया जाना चाहिए था। दरअसल एकल न्यायाधीश के आदेश से NTC ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। 12 मार्च 2019 को डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीशों के आदेश को बरकरार रखा। रोहिणी कोर्ट में कोई फायरिंग के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है और तमाम जिला अदालतों की सुरक्षा मजबूत करने की बात कही है। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने कहा कि सुरक्षा सख्त करना बहुत जरूरी है। वकील भी इस तरह की घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। याचिकाकर्ता ने सुरक्षा सख्त करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग का मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है। रोहिणी कोर्ट की घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा के मामले में कहा कि अदालतों में सुरक्षा के मामले में गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट में बार काउंसिल की तरफ से पेश वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा के मसले पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। दिल्ली की जिला अदालतों में भी सुप्रीम कोर्ट ने दी जा रही सुरक्षा की तरह की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट 11 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल महिला वकील दीपा जोसेफ ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों में जरूरी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रॉबिन राजू ने कहा कि रोहिणी कोर्ट वायरल वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद वकील को मानसिक रूप से झटका लगा था। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अदालत को अवगत कराया कि पुलिस के साथ बैठक के बाद ये सहमति हुई कि राजधानी की जिला अदालतों में सुरक्षा उच्चतम न्यायालय में बरामद किया जाएगा। पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया और मामले को 11 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया। एडवोकेट दीपा जोसेफ द्वारा दायर याचिका में दिल्ली की जिला अदालतों में सुरक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए, जिसमें सभी अदालतों के प्रवेश द्वार के बाहर बायोमेट्रिक और पंचिंग डिवाइस लगाना शामिल है। साथ ही अदालत के प्रवेश द्वार पर सभी पुलिस कर्मियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि वे अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वकील के ID कार्ड की जाँच करें। याचिका में दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशनों को अपने सदस्यों को अदालत के मुख्य द्वार पर पुलिस कर्मियों के साथ सहयोग करने के लिए कहने के लिए एक सलाह जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल मर्डर केस में मोहम्मद इब्राहिम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस तरह के से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
ये समाज के ताने बाने को अस्थिर करने या फिर दूसरों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली दंगा एक सुनियोजित साजिश था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगने से संबंध में एक आदेश पारित करते हुए ये टिप्पणी की थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने हिंसा से संबंधित जमानत के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये हिंसा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। ये अचानक ही नहीं भड़क गई, बल्कि इसे सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि इस साजिश का मकसद दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना था। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि दंगों के दौरान सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थित रूप से तोड़फोड़ भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पहले से की गई साजिश का हिस्सा थी। न्यायालय ने ये भी कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता, जो सभ्य समाज के ताने बाने को अस्थिर करने और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा का प्रयास करता है। दरअसल जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की कथित हत्या से संबंधित मामले में एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम द्वारा दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस इलाके में हत्या की इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां बेहद सुनियोजित ढंग से पहले सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटकर उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद भारी संख्या में दंगाइयों ने लाठी, डंडों और अन्य हथियारों से कांस्टेबल रतनलाल पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि जिस वीडियो में याचिकाकर्ता तलवार चलाते हुए नजर आ रहा है, वो उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त है। अदालत के पास मौजूद सबूतों के आधार पर इब्राहिम को कई सीसीटीवी फुटेज में तलवार चलाते हुए चिन्हित किया गया। अभियोजन पक्ष का मामला ये था कि 3 वीडियो थे जो दिखाते हैं कि पुलिस कर्मियों पर हमला पूर्व नियोजित था। एक अन्य आरोपी मोहम्मद सलीम खान को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद से 17 महीने सलाखों के पीछे बिताए। हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में इब्राहिम को दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में था। उसने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि वो कभी किसी प्रदर्शन या दंगे का हिस्सा नहीं रहा। इसके साथ ही उस पर लगे आरोपों के आधार पर वो घटना के वक्त घटनास्थल के आसपास भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी को मुकुल रॉय के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला करने का आदेश दिया। रॉय बीजेपी से 2021 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायिका अंबिका रॉय ने याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल बताया भी जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि पीएसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से संबंधित याचिका पर फैसला करने के लिए अयोग्यता याचिका पर फैसला प्रासंगिक होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अयोग्यता याचिका पिछले 3 महीनों से अध्यक्ष के समक्ष लंबित है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष को राय को पीएसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का आदेश न्यायालय के समक्ष रखने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सचिन वाजे द्वारा मुंबई की अदालत में दायर याचिका का विरोध किया। याचिका में हालिया बाईपास सर्जरी के बाद स्वस्थ होने के लिए अस्थायी घर की हिरासत की मांग की गई थी। दरअसल बताया भी जाता है कि एनआईए ने कहा है कि अगर हाउस अरेस्ट की अर्जी मंजूरी की जाती है तो ऐसे में वाजे के फरार होने की संभावना भी है। एनआईए ने विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में बहुत पूर्वाग्रह होगा, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर उक्त आरोपी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है तो आवेदक आरोपी फरार हो जाएगा। वाजे ने विशेष अदालत से 3 महीने की अवधि के लिए अस्थायी हाउस कस्टडी की अनुमति मांगी थी, ताकि वह अपनी हालिया बाईपास सर्जरी के बाद एक सुरक्षित और तनाव मुक्त वातावरण में ठीक हो सके। वाजे ने हाउस कस्टडी में रहने के दौरान सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति में अपने घर में व्यक्तिगत रूप से अपने वकील से परामर्श करने की अनुमति भी मांगी थी। याचिका में कहा गया कि वाजे को वापस तलोजा जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, जहां पर उन्हें पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल नहीं मिलेगी और अधिक संक्रमणों के संपर्क में आ सकते हैं। एनआईए ने वाजे को हाउस अरेस्ट करने का विरोध करते हुए कहा कि ये कानून और न्याय के स्थापित
स्थिति के खिलाफ है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सीबीआई जांच की हाईकोर्ट से मॉनिटरिंग कराने की मांग भी की गई है। वकील सहर नकवी ने लेटर पिटीशन दाखिल की है। बताया भी जा रहा है कि हाईकोर्ट की महिला वकील और सोशल एक्टिविस्ट सहर नकवी की तरफ से याचिका दाखिल कर तमाम दलीलें पेश की गई है। याचिका में सीबीआई जांच को हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की अपील की गई है। लेटर पिटीशन को हाईकोर्ट के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को ईमेल के जरिए भेजा जा चुका है। वकील सहर नकवी ने अपनी याचिका में कहा है कि देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कही जाने वाली जांच एजेंसी सीबीआई पर ज्यादातर लोगों को भरोसा तो है, लेकिन कुछ लोगों के मन में जांच को लेकर आशंका भी है। याचिका में दलील दी गई है कि सीबीआई जांच का नतीजा जो भी आएगा उस पर कुछ लोग यकीन नहीं कर पाएंगे और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। ऐसे में हाईकोर्ट अगर अपनी निगरानी में सीबीआई से जांच कराएगा तो उस समय पर उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगकर जरूरी दिशा निर्देश देता रहेगा और जांच रिपोर्ट पर उंगली नहीं उठाएगा। लेटर पिटीशन में यह भी कहा गया है कि महंत नरेंद्र गिरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके साथ आम जनमानस की भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। ऐसे में सीबीआई जांच की जुडिशियली मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। मेरा मकसद ये है कि न्याय हो और एकदम फ्री जांच हो, क्लियर जांच हो, इसलिए मैंने लेटर पिटीशन लगाई है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। इसलिए लगाई है कि बहुत सारे देखिए करोड़ों लाखों लोगों की आस्था निरंजनी अखाड़े से जुड़ी है, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है निरंजनी अखाड़े से, और वहाँ के एक महंत की हत्या अगर हो जाती है तो लोगों को कहीं ना कहीं मलाल है इस चीज़ का कि हत्या है या सुसाइड है ये। तो इसीलिए हमने लेटर पिटीशन में ये कहा है कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट कर रही तो इस मामले को पूरे हाईकोर्ट मॉनिटर करे। अगर हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होता है तो जुडिशरी से भी लोगों की आस्था ही जुड़ी रहती है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.